साल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला ये सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही सावधानी से बुनी गई साजिश थी। तो चलिए आज इस हमले के पीछे की जो रणनीति है, जो टेक्नोलॉजी है और जो जियोपॉलिटिक्स है, उसको एक-एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक ऐसी खूबसूरत घाटी जो हमेशा टूरिस्ट से गुलजार रहती थी, वो अचानक इतने खतरनाक और हाईटेक हमले का मैदान कैसे बन गई? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं बैसरन घाटी की, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यहां जो कुछ हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ठंडे दिमाग से की गई, पूरी तरह से प्लान की हुई कार्रवाई थी। और ये हमला कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, नहीं, ये एक जाल था, एक ट्रैप। देखिए कैसे। पहले एक हमलावर जो लोकल कपड़े पहने हुए था, वो हवा में फायरिंग करके दहशत फैलाता है। फिर ठीक उसी वक्त मिलिट्री की वर्दी में दो और हमलावर वो भागने का मेन रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब जो घबराई हुई भीड़ है उसे एक खास जगह, एक फूड स्टॉल के पास धकेल दिया जाता है और फिर वहां उन्हें धर्म के आधार पर अलग करके करीब से निशाना बनाया जाता है। ये एक बेहद सटीक और क्रूर मिलिट्री टैक्टिक थी। सोचिए, ये सब कुछ हुआ सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर, और इन चंद मिनटों में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा ही इस हमले की क्रूरता और उसकी प्लानिंग की सटीकता के बारे में सब कुछ बता देता है। तो सवाल उठता है कि इस सब के पीछे था कौन? चलिए अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। इस हमले का जो मॉडल था वो एकदम साफ है। इसमें दो तरह के लोग शामिल थे। एक तरफ था आदिल ठोकर, एक पढ़ा लिखा लोकल लड़का जिसके पास मास्टर्स डिग्री थी, और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान से आए दो ट्रेंड कमांडो, हाशिम मूसा और अली भाई। और इनमें से भी जो हाशिम मूसा था वो कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की एलीट एसएसजी यूनिट का एक ट्रेंड पैरा कमांडो था। तो ये लोकल रिक्रूटमेंट और फॉरेन ट्रेनिंग का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। अब जरा आदिल ठोकर के सफर को देखिए। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2018 में। वो एग्जाम का बहाना बनाकर घर से निकलता है। उसी महीने वो पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट वीजा हासिल कर लेता है और मई में वो लीगली, कानूनी तौर पर अटारी वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। और वहां पहुंचते ही क्या होता है, वो सीधा लश्कर तैयबा से कांटेक्ट करता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये हमला सिर्फ एक छोटे से सेल का काम नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिसमें पुराने आतंकी गुटों को एक नया चेहरा, एक नया नाम दिया जा रहा था। और यही एंट्री होती है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की। तो ये टीआरएफ आखिर है क्या? ये कोई नया संगठन नहीं है। असल में ये लश्कर तैयबा जैसे पुराने जाने पहचाने आतंकी गुटों का ही एक नया मुखौटा है। इसे बनाया गया अक्टूबर 2019 में, यानी आर्टिकल 370 हटने के ठीक बाद। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, दुनिया को ये दिखाना कि ये कोई बाहर से नहीं बल्कि कश्मीर का ही एक लोकल आंदोलन है। और दूसरा, सबसे जरूरी, पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाबंदियों से बचाना। तो टीआरएफ को बनाने के पीछे की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: रीब्रांड, रीआर्म और रीएक्टिवेट। नया नाम दो, नए हथियार दो और फिर से एक्टिवेट कर दो। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि ये आतंकी साजिश टेक्नोलॉजी के लेवल पर कितनी एडवांस्ड और अभूतपूर्व थी। देखिए, ये कोई आम आतंकवादियों का ग्रुप नहीं था जो पुराने हथियारों से लड़ रहा हो। इनके पास जो सामान था वो देखिए। US मेड M4 राइफल्स जो AK-47 से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, हाई रेजोल्यूशन अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी, और सबसे खतरनाक चीज, चीन के बने मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिन्हें क्रैक करना नामुमकिन जैसा था। इनके पास ऑफलाइन नेविगेशन ऐप्स भी थे जिनमें कस्टम मैप्स डाले गए थे। तो सबसे बड़ा टेक सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग एक दूसरे से बिना ट्रेस हुए बात कैसे कर रहे थे? इन्होंने इंडियन सर्वेलेंस सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कैसे किया? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। उन्होंने भारतीय निगरानी को पूरी तरह से बायपास करने के लिए चीन के सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्तेमाल किए चीन के अल्ट्रासेट्स। ये असल में हुआवे के मॉडिफाइड फोन थे जो सीधे चीन के टियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होते थे। इसका मतलब साफ है, उनका कम्युनिकेशन सिग्नल भारत के किसी नेटवर्क पर आता ही नहीं था। वो सीधे सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात कर रहे थे, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था।
ये भी देखिए कि ये लोग कितने फ्लेक्सिबल थे। इनका जो शुरुआती प्लान था वो था जरवावान घाटी के पास के लग्जरी होटलों पर हमला करना, ताकि हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भारतीय फोर्सेस ने होटलों की सिक्योरिटी बढ़ाई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुरंत वो प्लान छोड़ दिया और एक नया आसान टारगेट चुना, बैसरन घाटी। क्यों? क्योंकि वहां सिक्योरिटी कम थी, फोर्सेस को पहुंचने में मुश्किल होती और भागने के रास्ते भी आसान थे। और फिर एक और सुराग मिला जो सीधा इनकी हाईटेक प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। जांच में पता चला कि हमले से ठीक पहले फरवरी 2025 में पहलगाम एरिया की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तारीखें देखिए, 18, 21, 22 फरवरी को ये डिमांड अपने पीक पर थी। और ये तस्वीरें कौन ऑर्डर कर रहा था? एक पाकिस्तानी कंपनी, जिसकी पहुंच एक अमेरिकी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइडर तक थी। अब आते हैं हमले के बाद के घटनाक्रम पर। एक तरफ जमीन पर तलाशी अभियान चल रहा था, तो दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक लेवल पर एक अलग ही खेल चल रहा था। हमले के तुरंत बाद किश्तवाड़ के घने जंगलों में एक बहुत बड़ा मैसिव मैनहंट लॉन्च किया गया। लेकिन वो इलाका इतना मुश्किल है कि मुख्य अपराधी हाशिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर आज भी फरार हैं। और अब देखिए कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ। जो शुरुआती ड्राफ्ट था निंदा प्रस्ताव का, उसमें साफ साफ हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का नाम लिखा था। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से इसका विरोध किया और नतीजा, जो फाइनल स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें से TRF का नाम हटा दिया गया। उसी संगठन का नाम हटा दिया गया जिसने खुद हमले की जिम्मेदारी ली थी। और इस डिप्लोमैटिक दांव-पेच का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की संसद में बाकायदा बयान दिया गया, जिसमें कहा गया, हमने TRF का नाम शामिल नहीं होने दिया। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आतंकवाद इतना हाईटेक हो जाए, जब उसे एडवांस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का सपोर्ट मिलने लगे, तो भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना कितना बड़ा चैलेंज होगा।